तो लास्ट क्लास हम डुअल नेचर में क्या पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट देखा था और उसमें यह देखा था कि कैसे हमारा जो वेव ऑप्टिक्स या वेव थ्योरी है वो फेल हो गया था, है ना, बाय प्रीवियस क्लास एक्सपेरिमेंट। उससे हमने ये भी और 4 पॉइंट ये भी देखा था कि कैसे वेव थ्योरी फेल होता है बाय अगर हम इस वाले टॉपिक को पढ़ते हैं या इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। और वहां पे हमें एक नया चीज का या नया चीज हमें पढ़ना था जो कि था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और फोटोन के बारे में हमें पढ़ना था। अभी देखो ये जो टॉपिक है हम बढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की ओर, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एटम्स और न्यूक्लियाई उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक आज की क्लास में हम बात करेंगे फोटोन्स के बारे में। अब फोटोन्स होता क्या है, देखो वहां पे जब हम बात कर रहे थे तो एक प्लेट पे लाइट गिरता था ना, लाइट गिरता था और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता था सामने वाले प्लेट पे। वो एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटोन या इलेक्ट्रॉन निकल के जाता था सामने वाले प्लेट पे और उसको उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे, फोटोन्स बोलते थे। मैंने ये बताया था फोटोन क्या होता है, जो लाइट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसको हम फोटोन बोलते हैं, है ना। तो ये फोटोन बेसिकली हमें करता क्या है या हमें उसको भी समझना होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें फोटोन का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना जरूरी है। तो फोटोन क्या चीज है और क्या बला है उसको पहले समझते हैं। जब कोई भी फोटोन, अब ये नाम पड़ा कैसे, अगर तुम कोई भी एटम में जो सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑन एक फैमिली है, ठीक है, ऑन एक फैमिली है और उसमें जो भी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें निकल के आते हैं हम उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके घर में, मान लो तमो घर है, अंकित कुमार कौन, बेहरा ना कौन टाइटल बारिक, तम नाती नातु तम पिला छुआ तार भी टाइटल बारिक, नाती नातुनी तार भी टाइटल बारिक। तो आम गाँव कौन कहे बारिक घर छुआटा कुआ जाए एमती है बा साहू घर छुआटा, क्योंकि बाद में टाइटल लगता है। तो वैसे ही साइंस में हमें पढ़ने के लिए बाद में जो ऑन लगता है ना उसका मतलब क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना और उसी को हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। फोटोन का मतलब क्या हुआ, लाइट जब ट्रैवल कर रहा है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसको वो जो एनर्जी दे रहा है उसी को हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन को समझना क्या है, अगर लाइट वेव या लाइट पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है या आ रहा है, या फिर रेडिएशन, जो रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर कोई चीज रेडिएट हो रहा है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फोटोन्स, ठीक है। हमने उस प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़े थे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ जा रहा था। लेकिन डुअल नेचर जब हम पढ़े वहां पे देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन या फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता, जो कि बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन था ना। तो अब हम ये भी तो नहीं बोल सकते कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गलत है, ये भी तो नहीं बोला जा सकता। और अगर, क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, तो ना हम वेव ऑप्टिक्स को गलत बोल सकते हैं, ना ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो भी गलत नहीं है। तो क्या होगा, तो उसके वजह से ये थर्ड चीज निकल के आई, ठीक है, और इसका नामकरण कर दिया गया फोटोन। तो द इंटरैक्शन ऑफ द रेडिएशन विथ मटेरियल, रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। मतलब जब भी कोई पार्टिकल पे या प्लेट पे अगर लाइट गिरता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ड्यू टू दैट रेडिएशन उसको बोला जाता है फोटोन। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, ईच फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज E इक्वल टू एच न्यू। और H यहां पे क्या होता है आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके वजह से उस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल है रेडिएशन की वजह से वो पार्टिकल निकल पाता है। अब देखो कैसे निकला,
बात को समझना, जब लाइट उस प्लेट पे गिरा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और सामने कौन सा प्लेट हुआ करता था, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ताकि इलेक्ट्रॉन को वो खींच ले। और अगर पॉजिटिव उसको हम न्यूट्रल भी कर देते थे तब भी इलेक्ट्रॉन उसके सामने जाके गिरता था, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट डालता था तो वो निकल के ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालता था, इंटेंसिटी नहीं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालता था तो वो जाके निकल के गिरता था, उस पर गिरता था ना। तो वही बोला गया कि उस पार्टिकल में, उस फोटोन में इट इज ए टाइप ऑफ ए पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी कितना होता है, h इंटू न्यू, ठीक है। और इट हैज ए वेलोसिटी v, जिसका वेलोसिटी v होता है जब वो उस ग्लास ट्यूब में मूव करता है या फिर कोई मीडियम में मूव करता है। और अगर वो मीडियम ना हो, वैक्यूम में हो, तो उसका स्पीड कितना हो जाता है, एंड इस वैक्यूम में c हो जाता है, लाइट के स्पीड से वो मूव करता है, ठीक है। इट हैज ए मोमेंटम h न्यू अपॉन c। अब इसको देखना, समझना, अगर जब एक प्लेट पे एक पार्टिकल या लाइट गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन निकला, और वो सामने के प्लेट में जाके टकराएगा। और अगर वो जाके उस पर टकराया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें चेंज इन मोमेंटम भी होंगे, क्योंकि अब 11th क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, हाँ, चेंज इन मोमेंटम के बारे में जहां पे बात हो रही थी, पढ़ा हुआ है ना। तो चेंज इन मोमेंटम के वजह से फोर्स भी लगता है। मतलब अगर एक पार्टिकल, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और आपके ऊपर लाइट गिर रहा है, तो वो लाइट या लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बॉडी पे भी फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी वो दिखाया गया, ठीक है ना। तो वहां पे हम मोमेंटम जो है, वो मोमेंटम को, अब उसका मास तो हमें पता नहीं था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या क्वांटम फिजिक्स में उसको एक्सप्लेन करने के लिए मोमेंटम का एक फॉर्मूला नया बनाया गया, जो कि है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब ये कहां से आया, देखो इसको कैसे किया गया मैं दिखाता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या हुआ करता था, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब m इंटू वी, मोमेंटम का मतलब m इंटू वी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको क्या कर दिया गया, ऊपर एक v मल्टीप्लाई कर दिया गया और नीचे और एक v मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन v, ये बन गया। और mv स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो उधर से या फिर या मोमेंटम का नया फोर्स बन गया, जो कि नया फॉर्मूला बन गया एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। ये मोमेंटम का और एक फॉर्मूला है जो क्वांटम फिजिक्स में हम यूज करते हैं टू स्टडी द छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, इफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। मतलब, और ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, मतलब वोल्टेज बढ़ा देता हूं, 10 वाट, 50 वाट, 100 वाट अगर मैं बढ़ा देता हूं, तब उसके वजह से इंटेंसिटी बढ़ा देने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई अफेक्ट नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई अफेक्ट नहीं होगा तो फोटॉन्स पे भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये मैंने बोला था अभी लास्ट क्लास, अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रीन लाइट का बल्ब ले लूं और एक प्लेट पे मैं 50 वाट का ग्रीन लाइट डालूं या 100 वाट का डालूं, 200 वाट का डालूं, वो उस पे अगर उस प्लेट पे गिर रहा है, अगर वो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेगा तो उसमें से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं रेड कलर का लाइट विथ 10 वोल्टेज का डाल दूं, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उससे ये हमें क्या पता चलता है, जो फोटोन है या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, अगर मैं चाहे जितना भी बढ़ा दूं, वो फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं डालेगा और ना कि एनर्जी ऑफ द फोटोन्स पे असर डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नॉट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मीडियम या मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोटॉन्स होता है ये इलेक्ट्रिक, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो बस एक एनर्जी पैकेट है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, जिसके वजह से हम अगर उसको फोटोन को इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें से उसका प्रेजेंस हमें पता नहीं चलता। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, माचिस जानते हो, रुको दिखाता हूं। ये माचिस है, माचिस की तिल्ली, इसके सामने क्या है, थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है ना। अब इसको अगर मैं फ्रिक्शन देता हूं तो लाइट जला, स्पार्क हुआ, फिर ये बुझ जाएगा। जब वो स्पार्क हुआ उसके वजह से एनर्जी निकले, जो स्पार्क हो रहा था उसमें से फोटॉन्स ही तो निकल रहे थे, और जब ये बुझ गया तो फोटॉन्स खत्म।
तो इससे और एक चीज भी आता है जो छठे वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है, फोटोन डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ देयर ओन नंबर्स, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, जो इस एक्सपेरिमेंट या इस चीज से देखा जा सकता है। अगर मैं माचिस को जला देता हूं तब उसमें से अचानक से लाइट निकलने लगता है, और जो अचानक से लाइट निकल रहा है वो ड्यू टू हो रहा है इस फोटोन्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बोला है, फोटोन्स हैव मोमेंटम एंड एनर्जी विच आर कंजर्व। अब फोटोन्स जो है, अब यहां पे बोला फोटोन का खुद का कंजर्वेशन, वो खुद का कंजर्वेशन फॉलो नहीं करता, लेकिन वहां पे ऊपर बोला फोटोन्स हैव मोमेंटम एंड एनर्जी। अब फोटोन्स क्या है, अब फोटोन्स अगर मूव कर रहा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का खुद का, हम इलेक्ट्रॉन्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कंजर्व्ड ही है। तो वहां पे जो बोला गया है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। लेकिन अगर नीचे वाले पॉइंट पे देखो तो फोटोन जो है वो फोटोन खुद अपने आप का कंजर्वेशन फॉलो नहीं करता। समझे फोटोन क्या है, फील आया, समझ में आया, पक्का? चलो अब इस फोटोन को यूज करके हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको लिख लो, इसको मिटाऊंगा मैं, लिख लिया? चलो, तो अभी हमने क्या बोला कि जो भी फोटोन्स निकलेगा, ठीक है, जो भी फोटोन्स निकलेगा उसमें अपना खुद का एनर्जी होगा। ठीक है, मतलब अगर यहां से लाइट निकल रहा है और वो हमारे बॉडी पे गिर रहा है तो मतलब हर फोटोन के वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी तो लग रहा होगा, तो हमारे बॉडी पे लगना चाहिए, फील होना चाहिए। हमें पता चलता है फोर्स कहां पे लग रहा है। इतना दिन में इतना सारा लाइट आपके ऊपर गिरता है, आपको लगता है आप हिल डुल जाते हो क्या? हाँ, दारू वारू पी लो तो हिलोगे, वैसे ही लाइट गिरने पे आप हिलोगे थोड़ी, नहीं ना? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हर एक बॉडी का अपना खुद का सेंसिंग पावर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सो जाओ, ठीक है, और आपके ऊपर जाके मैं कोई एक छोटा सा इतना हल्का, मतलब एक फेदर अगर आपके ऊपर रख दूं जो कि उड़े ना, वो एक स्टिल एक जगह पे रखा रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कुछ रखा गया है, क्योंकि आपका बॉडी वो सेंस नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो उसमें एनर्जी नहीं है या फोर्स नहीं है। उसको भी फील करने के लिए हमने आज या अभी इस टाइम पीरियड के हिसाब से हम वैसा सेंसर बना चुके हैं जो फोटोन्स को रिसीव या फोटोन्स में फोर्स होता है वो हमें पता करके बता देता है। ठीक है, चलो अब ये आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है या क्या है उसको जरा समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब हो गया लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब हो गया चार्ज के रिलेटेड। अब अगर कोई एक प्लेट है और उस पे मैं लाइट गिराता हूं तो उसमें से क्या निकलता है? फोटोन्स निकलता है। और अगर फोटोन्स निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके वजह से निकला? लाइट के वजह से, क्योंकि लाइट हमने गिराया हुआ था उस पे और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के गिराया, पूरा एक्सपेरिमेंट देखा था। तो लाइट जब गिराया उस पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो गए, तो उसी चीज को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो करंट जनरेट हो रहा है ये जनरेट हो रहा है ड्यू टू लाइट के वजह से ये एनर्जी या ये करंट फॉर्म हो रहा है। और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड तो फोटोन्स का नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएगा। फोटोन का एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना, होगा। अब देखो इसको ऐसे समझो, अब अगर तो ना कौन बोलिए अंकित को जदि मु बाड़े जीवी बा अंकित जदि मत आसो बाड़े सपोज मान लो वो अगर मुझे मारने आया तो उसका अकेले मुझे मारने में जितना ताकत लगेगा वो अगर अपने 10 दोस्त को और बुला के लाया मुझे मारने में, उससे ज्यादा ही एनर्जी लगेगा ना, वो ज्यादा इफेक्टिवली मुझे मार सकता है, मुझ पर ज्यादा प्रेशर बनेगा, हाँ या ना। तो वैसे ही अगर इंटेंसिटी में बढ़ा देता हूं तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, हेंस करंट आल्सो इंक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीजेस। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटोन कैरी डिफरेंट एनर्जी, देयरफॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो हमने ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स थे। सेकेंड वाला केस याद करो जो इस तरफ बनाया था। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट के वजह से अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस अलग अलग लाइट के फोटोन्स का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वजह से अलग अलग उनका काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंकित को 10 रोटी खिला के बोलूं जा 10 राउंड मार के आ ग्राउंड का, वो मार नहीं पाएगा अगर उसको 2 रोटी खिला के भेजूं, क्योंकि जब ज्यादा खा लेता है तो नींद आता है, जो आप लोगों के साथ अभी रोज हो रहा होगा। दोपहर को चावल खा देते हो और नींद मतलब भयंकर नींद, बुक भाड़ में जाए, बोर्ड भाड़ में जाए, हम सोएंगे पहले। सुबह उठने में दिक्कत होती होगी, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता होगा, ठंड का मौसम है ना। तो वही अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा। अब अगर मैं तुम्हें ज्यादा खिला दूं तो आप ज्यादा सो जाओगे, एक्टिव नहीं रहोगे। वही चीज है। उसके बाद थर्ड में क्या आया? ए फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज सो लेस दैट ए फोटोन कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में भी हमने बात किया था कि चाहे मैं ग्रीन लाइट का 50 या 10,000 वोल्टेज भी ले आऊं, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहा, तो वो जितना भी आप पावर, जितना भी इंटेंसिटी ले आओ, वो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आप उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आसपास वाला कोई भी फोटोन उस पर डालते हो तो तुरंत से ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वही बोला है, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहा, किससे कम रहा? देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी सो लेस, एनर्जी इतना कम होगा कि फोटोन दैट ए फोटोन कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, उस फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन्स बट इंडिविजुअल एनर्जी विल नॉट इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़ा देगा लेकिन इंडिविजुअल का एनर्जी नहीं बढ़ेगा। सो दे आर अनएबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नो करंट। ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किसके कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको समझा? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोन्स। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोन ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं और एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम भी आप बहुत सुने होंगे केमिस्ट्री में, डी ब्रॉगली साहब। सुने हो? डी ब्रॉगली साहब नेचर को बड़ा प्यार करते थे। ठीक है, वो बोलते थे अगर एक दुनिया में एक चीज हो रहा है, मतलब जैसे ए से बी अगर कोई एक काम हो रहा है तो बी से ए भी हो रहा होगा। और उन्होंने बहुत सारा चीजें ऐसे सोचा था और वो नेचर के बहुत बहुत प्यार करते थे वो नेचर को। ठीक है, तो उन्होंने सारा हाइपोथेसिस दे दिया लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि अभी तक हम कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं उनके हाइपोथेसिस को, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि अगर पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर का वेव प्रॉपर्टी हो सकता है तो वेव नेचर का या वेव थ्योरी, वेव नेचर उस पार्टिकल का, सॉरी, उस वेव नेचर का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है या मैटर नेचर भी हो सकता है या फिर रेडिएशन नेचर भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर हमने क्या पढ़ा कि यहां पे जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं इस चैप्टर में, जो भी पार्टिकल्स निकल रहा है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था डबल स्लिट में कि लाइट वेव नेचर का है। अब वेव नेचर का अगर पार्टिकल नेचर हम प्रूव कर सकते हैं तो पार्टिकल नेचर का रेडिएशन नेचर या फिर वो जो इमिट कर रहा है वो भी होना चाहिए, मतलब वेव नेचर भी होना चाहिए ना। और हमने ये देखा हुआ है अगर हम नदी वगैरह में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं या फिर अभी तक हमने जो वेव में पढ़ा हुआ है, वेव में हमने क्या सीखा था? दो टाइप ऑफ वेव सीखी थी, एक था ट्रांसवर्स वेव और एक था लॉन्गिट्यूडनल वेव। और उसमें क्या होता था कि एनर्जी ट्रांसफर करता था लेकिन जो पार्टिकल है वो उसी जगह पे रहता था। ये हमने देखा ना, अगर अब नदी में एक पत्थर फेंक दें और नदी में मान लो सोलो या जो थर्मोकोल है वो फ्लोट कर रहा हो, वो आता है तो किनारे तक नहीं आएगा, वो उसी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा होगा। ऐसा हमने देखा। लेकिन जब ये सारा चीजें पढ़ाई हुई, रिसर्च हुआ इस पे, तो ये पता लगा कि जो फोटॉन्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव भी कर सकते हैं और उसको उन्होंने थर्ड टाइप ऑफ वेव बता दिया।
और उस बेसिस पे उन्होंने अपना हाइपोथेसिस भी दिया है, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज, क्या बोल सकते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p होता है आपका मोमेंटम, ठीक है। और ये मैटर वेव का फॉर्मूला है, मैटर वेव, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, मोमेंटम, ठीक है। और ये जो लैम्बडा है ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, क्या है, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। और ये मैटर वेव क्या है, जो अभी मैं बोल रहा था, जो तीसरे टाइप का वेव जिसके वजह से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा हो। जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव था उसमें पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रहे थे पार्टिकल टू पार्टिकल। लेकिन यहां पे जो तीसरे तरीके का वेव आया जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव, उसका खुद वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा होगा उसका खुद का क्या वेवलेंथ भी होना चाहिए क्योंकि वेव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है। और डी ब्रॉगली साहब ने क्या हाइपोथेसिस दिया उसको भी हम समझेंगे, पहले इसको लिख लो, लिख लिया, डी ब्रॉगली साहब के हाइपोथेसिस पे चलते हैं। तो ये था आपका डी ब्रॉगली साहब का हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली साहब क्या बोलते थे कि जो नेचर में अगर वेव है, रेडिएशन है, तो उसमें मैटर भी होना चाहिए। तो नेचर में दोनों रेडिएशन और मैटर होगा। अब ये सब चीजें उन्होंने अपने मन से लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि वो नेचर को सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे जैसे स्टडी पूरा हुआ, उनका जो भी सारा हाइपोथेसिस था उन सबको मान्यताएं मिल गई, लेकिन हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस आ गया क्योंकि सारा का सारा प्रूव नहीं हुआ है। मतलब सोचो उनका दिमाग कैसा चल रहा होगा कि वो क्या क्या सोच रहे होंगे, और हम यहां पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं। सोचो वो इंसान फिजिक्स में क्या सोच रहा था, क्वांटम फिजिक्स में घुस गया उस टाइम पे, और हमारे दिमाग में क्या होता है, आई सौंदर्य माछर आंथ्यो वो मुखाई भी। चलो, if radiation has dual nature, matter should also have dual nature, that is a matter when moves it must move as a wave। मतलब इससे वो क्या बता रहे थे, जो मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि अगर एक मैटर है और वो उसका मैटर का वेव नेचर है तो वो मूव करना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में अगर कोई वेव होता है तो उसमें पार्टिकल जो होता है वो एक ही जगह पे मूव करता है या एक ही जगह पे अप एंड डाउन होता है, वो आगे प्रोपेगेट नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने उसी से ही प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ वेव जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव और डी ब्रॉगलीज वेव। उस वेव को डी ब्रॉगली वेव बोला जाता है, और आज के डेट में ये प्रूव हो चुका है कि डी ब्रॉगली वेव एग्जिस्ट करता है। मतलब इसको ये कैसे एग्जिस्ट करता है, मान लो ये अगर पार्टिकल है ये तो नहीं मूव कर सकता, ठीक है, लेकिन इसको एक चीज एनवेलप कर देता है, कोई एक चीज इसको एनवेलप की तरह कर देता है, मतलब बंद कर देता है, जो मूव कर सकता है, जो रेडिएशन मूव कर सकता है वो मूव करता है। तो इसके साथ साथ ये फोटॉन्स ये भी मूव करते हुए जाते हैं या मैटर मूव करते हुए जाता है। व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव द मैटर वेव एनवेलप इट एंड कंट्रोल इट्स मोशन, और वी से दैट ए वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोलिंग इट्स मोशन इट्स मैटर वेव। मतलब अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसको मैटर क्या करता है, एनवेलप कर देता है, और उसी के साथ साथ मैटर तो मूव करता ही करता है, उसके साथ साथ वो पार्टिकल भी मूव करता रहता है, ठीक है। और ये हो गया, ये चीजें डी ब्रॉगली साहब ने एक्सप्लेन या हाइपोथेसिस के तौर पे बोल दी थी, और उसके साथ साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस भी किए थे जिससे हम डी ब्रॉगलीज वेव को या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट भी आया जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इस चीज को हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसको, ठीक है। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। जो सारे, अब देखो यहाँ पे जो भी सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें पढ़ाया जा रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उन चीजों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी आएगा एग्जाम में।
अगर एक्सपेरिमेंट आप समझे होंगे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए आप कर लोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ो, बुक निकालो, बुक से पढ़ो, उसको 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, समझ में नहीं आता है पूछो, बार बार वीडियोस देखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हम समझाते हैं और छोटी छोटी चीजें लिखा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर घर पे पढ़ते वक्त याद ना आए तो बुक पढ़ना, वीडियोस देखना, वीडियोस तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वीडियोस देख लेना, या फिर अगर फिर भी समझना है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, समझे अभी तक का कहानी कहां तक गया? पक्का? अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आगे और जर्मर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें मैटर का डुअल नेचर कैसे होता है, क्योंकि ये तो सारे हाइपोथेसिस थे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसको जो प्रूफ किया गया उसको हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास संडे होगा। ठीक है, संडे को सुबह कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।